पापा जी को बोला कि बात बताइए, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब कर लेता हूँ तो फिर आपको क्या खुशी मिलेगी? मेरे को 3 इडियट्स याद आ गई है। हाँ वही 30,000 हमने पे कर दिए थे। जब ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की तो मजा ही नहीं आया। वो बीएचयू वाला में बी भी नहीं पता था उस हाँ समय कुछ नहीं पता था। कि हाउ डू यू प्लान टू मोनेटाइज योर आर्ट। आज के ज़माने में सिर्फ आर्ट करना ज़रूरी नहीं है। अगर तुम ऑनलाइन जब तक अपना कोई चीज़ पोस्ट नहीं करोगी तब तक दुनिया में कैसे एक्सप्लोर करोगे? रात में पेंटिंग कैसे होती है मतलब? पर मुझे लगता है ना दिन में लैंडस्केप के मतलब अकॉर्डिंग रात में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है काम। पहली बात तो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि आज हमारे पेज पे, आज हमारे पॉडकास्ट पे फाइन आर्ट्स के 2 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू डिस्कवर किया। उनकी रील्स बहुत वायरल गई और इनकी अभी रिसेंटली में एक रील वायरल गई थी जो रात में 2 बजे ये लोग घाट पे बैठ के घाट की पेंटिंग बना रहे थे। वो आप इनकी पेज पे जाके देखेंगे, आपको समझ में आएगा मैं क्यों इतनी तारीफ कर रहा हूँ। ये हैं आर्यन और भारती। वेलकम टू माई पॉडकास्ट और बहुत बहुत थैंक यू आप लोग आए। थैंक यू सो मच। और हम लोग ने पहले एक बार इंस्टाग्राम पे चैट की थी कि हम लोग ऐसे पॉडकास्ट करेंगे और आप लोग ने एक बार में अग्री किया, तो उसके लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स। थैंक यू सो एंड मच। कल ही आपने 50 के फॉलोअर्स आपके हो गए इंस्टाग्राम पे, तो उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू Thank सो you. मच। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आज का पॉडकास्ट का रीज़न क्या है। आज का पॉडकास्ट का रीज़न ये कि मुझे नहीं पता था कि बीएचयू में फाइन आर्ट्स में इतनी कॉम्पिटिटिवनेस है। हाँ और दूसरी बात ये कि अगर कोई भी बंदा या बंदी कोई जो बाहर का बीएचयू फाइन आर्ट्स में आना चाहे तो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप। आप लोग ने फाइन आर्ट्स जब बीएचयू में शुरू किया करना, परस्यू करना शुरू किया, तो शुरू कैसे रहा, कैसे किया आप लोगों ने, क्या क्या जर्नी थी इंडिविजुअली आप लोग की? आर्यन, पहले आपसे मैं बात करना चाहूँगा इस बारे ओके। में। आई एम आर्यन आलोक। मैं अभी बीएचयू में स्टडी कर रहा हूँ, बीएफए, जैसे भैया ने बताया। और एक्चुअली मेरा यहाँ तक आने का जो जर्नी रहा तो वो क्या था कि मैं जब 12 पास आउट हुआ तो ठीक है। एक्चुअली सबके फैमिली के ड्रीम रहता है कि मेरा बेटा कोई गवर्नमेंट जॉब करे या ये बने। तो मेरा ड्रीम रहा कि इंजीनियर बनूंगा। ठीक। फिर मैं 12 करने लगा। 12 पास आउट करने के बाद से इंजीनियर का ड्रीम हट करके मेरा ड्रीम हो गया नेवी का। फिर उसके बाद से कुछ दिन 2-3 महीने के बाद से ड्रीम बोलता है नेवी नहीं बनना है मुझे प्रोफेसर बनना है। ठीक है। अब हुआ कि एक माइंड में बैठ गया था कि मुझे अगर प्रोफेसर बनना है तो बस प्रोफेसर बनना है, किसी और चीज़ पे फोकस नहीं करनी है मुझे। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या किया, मैं इंग्लिश ऑनर्स ले लिया था ग्रेजुएशन में। और मुझे लगा कि बस प्रोफेसर बनना है इंग्लिश का, तो बस इंग्लिश का कोचिंग ज्वाइन किया था, बाकी कोई चीज़ नहीं। फिर वहाँ भी बस होता है ना कि बस कर लिया पर लापरवाही करता नहीं था। ठीक। फिर धीरे धीरे एक्चुअली माइंड बहुत कन्फ्यूजन था कि ये भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं। और पेरेंट्स से हमेशा डांट सुननी पड़ती है कि तुम्हारा ड्रीम हमेशा बदलते रहता है इसको लेकर के। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं पार्ट 1, हमारे यहाँ पार्ट 1 पार्ट 2 ईयरली को पार्ट 1 पार्ट 2 बोला जाता है। हाँ, फर्स्ट ईयर में पेपर दे दिया था। सेकंड ईयर में मैं क्या किया था कि पेरेंट्स से बिना बताए एडमिशन नहीं लिया था। सेकंड ईयर में फिलअप नहीं किया घर था। में बताया नहीं? हाँ, नहीं बताया था। ठीक है। और पेरेंट्स को लगा था कि मेरा बेटा पढ़ रहा है अभी। और मैं एक्चुअली बाहर रह करके जहाँ पे ट्यूशन वगैरह कोचिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे रूम लेकर के रहता था और फॉर्म फिलअप नहीं किया था, एग्जामिनेशन फॉर्म। फिर कुछ दिनों के बाद पापा जी को पता चला कि फॉर्म भरा ही नहीं एग्जामिनेशन का। फिर बहुत डांट सुननी पड़ी। फिर ज़बरदस्ती फॉर्म भरवाया और उसके बाद से मैं पेपर देने गया सेकंड ईयर का। ठीक है। और उसके बाद से फिर सेकंड पेपर देने गया और वहीं से निकल गया बिना बताए घर से कि मुझे नहीं करनी है। और मुंबई के लिए ट्रेन ले लिया था, ओरिजिनल टिकट ले लिया था। ठीक है। अब सर्च कर रहा था गूगल पे कि फाइन आर्ट, मतलब फाइन आर्ट नहीं, ऐसे आर्ट जॉब। एक्चुअली थोड़ा बहुत मुझे आर्ट आता था। इंटरेस्ट आर्ट में था आपका ऑलरेडी? इंटरेस्ट आई थिंक नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बस ऐसे बना लेते थे। और ये नहीं था कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, बस थोड़ा थोड़ा बना लेते थे। तो लगता था कि इससे तो हम कमा लेंगे। उस टाइम लगता था कि इससे तो हम बहुत रुपये कमा लेंगे ऐसे करके। और कार्टून टाइप के बनाते थे। फिर क्या हुआ कि जब मैं आर्ट जॉब सर्च कर रहा था गूगल पे तो फाइन आर्ट करके है, बीएफए करके है। हम सोचे बीएफए आखिर है क्या, बार बार बीएफए आ रहा है। फिर जब उसको अच्छे से स्टडी किया तब पता चला कि बैचलर ऑफ फाइन आर्टिस्ट से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तब तक मेरा ऑलरेडी सेकेंड ईयर तक टाइम चल चुका था। तब तक आपको बीएचयू वाले में बी भी नहीं पता था उस हाँ, समय कुछ तक? नहीं पता था। एक्चुअली मुझे कुछ पता नहीं था। उसके बाद से क्या हुआ कि अब मुझे लगा कि अच्छा ये है, उसमें ये भी दिखने लगा कि आप लाखों कमाए। अब मेरा माइंड में बैठ गया था यार इससे तो मैं 1 लाख 2 लाख कमा लूँगा। ठीक है। अब एकदम जुनून के साथ अब मुझे तो यही करनी है। और बस इतना पता था कि अब क्या है आगे फ्यूचर कुछ पता नहीं था। ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ कि मैं पेरेंट्स से लड़ करके झगड़ करके हमेशा डांट सुननी पड़ती थी कि तुम पेंट करोगे, ये करोगे। मैं बोला कि एक ऐसे ज़बरदस्ती करते करते फिर पापा जी को बोला कि बात बताइए, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब कर लेता हूँ तो फिर आपको क्या खुशी मिलेगी? जब तो मैं करूँगा ना। मेरे को 3 इडियट्स याद आ गई है। हाँ वही, पेरेंट्स को बहुत समझाया। कुछ अलग सा। वही चीज़ पेरेंट्स को बहुत समझाया कि अगर मैं जॉब कर लेता हूँ तो उससे आपका क्या फ़ायदा होगा, करना तो मुझे है, मुझे सुकून मिलनी चाहिए ना। बहुत पेरेंट्स को कन्विंस करने के बाद से बोला कि ठीक है जाओ जो करना है करो। फिर मैं निकल गया पटना। ठीक है।
गूगल पे बहुत सारा सर्च किया कि फाइन आर्ट के लिए कॉलेज कहाँ का है, तो मैं पटना निकला, पटना आर्ट कॉलेज है वहाँ पे। तो वहाँ पे गया, वहाँ पर भी लापरवाही कर दिया। वहाँ पे ऐसे एक था कि बस करना है, लेकिन ये नहीं था कि मुझे जुनून के साथ करना है। ऐसे करने लगा, फॉर्म डाला, और जो पेंसिल का हम लोग का सेट्स आती है सब चीज़ों को लेकर के, बस मैंने ट्रास के अलावा कुछ जानता नहीं था, ठीक है। तो वहाँ पे गया, एक भैया मिले कोचिंग में, मतलब वहाँ पे जो कॉलेज है, अमरीश तिवारी करके जो भैया हैं, तो उनसे मैंने बात किया। वो बोले शेडिंग कैसे करता हूँ। बोले शेडिंग ये क्या होता है? बोले कि जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका जो शेडो पड़ता है उसको कैसे करता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता है, आप समझाइए। तो वो बताए कि स्केचिंग करो, डेली करो। फिर मैं करने के बाद से वहाँ पर BHU के बारे में वहाँ तक भी मुझे पता नहीं था, ठीक। ये आप ऑलरेडी आर्ट्स में घुस चुके थे वहाँ पे? हाँ, आर्ट में पटना घुसने के बाद भी मुझे BHU के बारे में पता नहीं था, ठीक है। फिर किसी ने बताया कि BHU एक कॉलेज है और वहाँ पे फाइन आर्ट्स की तैयारी होती है, ठीक है। तो मैं क्या किया, ठीक है भाई फॉर्म भर देते हैं। करेक्ट। फॉर्म भर दिया, और जो उसमें जा करके बस नॉर्मली फॉर्म भर दिया, और कुछ प्रिपरेशन नहीं, बस नाम था BHU, फॉर्म भर दिए और एग्जाम दिए, नहीं निकला। जाहिर सी बात है कैसे निकलता, जो यहाँ पे लोग 3-3 साल तैयारी करते हैं उनका नहीं निकलता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं फॉर्म नाम सुना, फॉर्म भर दिया, कैसे निकलता। और वो तो ठीक है, और पटना भी नहीं निकला मेरा। अच्छा। पटना भी नहीं निकला। उस टाइम क्या हुआ कि फिर घर वाले कि तुमको इसलिए भेजे, ये भी नहीं आई कर थिंक पाया। पटना में तो मतलब इजीली निकल बहुत सकता इजीली, था। वहाँ पे 200-300 बच्चे फॉर्म ही भरते हैं, और सीट आई थिंक 70 है वहाँ पे। पटना कौन से कॉलेज की बात हो रही है हम लोग कर रहे कॉलेज हैं? ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। अच्छा, पटना का गवर्नमेंट कॉलेज होता है वो। गवर्नमेंट ठीक है। कॉलेज है, ठीक। उसके बाद से मैं कि अब नहीं पढ़ूंगा, मर जाऊंगा, ये करूंगा। फिर वहाँ सीनियर समझे नहीं, फिर से ट्राई करो, हो जाएगा। उसके बाद से मैं थोड़ा सा, और फिर मेरी बहन की इंगेजमेंट के लिए लड़के देखने के लिए घर पे आया, और उस टाइम लॉकडाउन लग गया, ठीक, फरवरी में, मार्च का टाइम में, ठीक है, और 2020 में। अब वहाँ पे क्या हुआ कि जब घर पे आया तो एक बुक किसी ने सजेशन की थी मुझे, मैं बुक बाई किया ऑनलाइन, ठीक है। बुक बताइए सबको, या नाम क्या है बुक का आपका? नाम था आई थिंक चित्रकला करके था, ठीक है। तो उसको मैं तैयारी करना शुरू की, प्रिपरेशन करना शुरू किया। उसके बाद से मुझे BHU के प्रति जुनून बढ़ते चला गया कि अब मैं जब ड्रॉप लिया हूँ तो मुझे अब चाहिए तब BHU अब बेस्ट कॉलेज चाहिए हाँ, ठीक। उसके बाद से मैं इतना जम करके तैयारी किया, जम करके पूरा तैयारी किया। उस बुक को पूरा लगभग इतना ज़्यादा रट लिया था, प्रीवियस पेपर 10th ईयर का बैकअप में पूरा प्रिपरेशन कर लिया था। अच्छा, इसके भी पेपर, सॉल्व पेपर्स हाँ होते हैं? हाँ, ओके, उससे ऑलराइट। बहुत सारे क्वेश्चंस बैकअप से आ जाते जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या किया, थ्योरी तो मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया। एक्चुअली BHU में डबल पेपर होता है, थ्योरी का और प्रैक्टिकल का। थ्योरी तो स्ट्रॉन्ग हो गया मेरा, और प्रैक्टिकल के लिए कहाँ से मैं प्रिपरेशन करता खुद से, जब आर्ट मुझे ऑलरेडी नहीं आती है तो कितना क्या करता। फिर 2020 में पेपर दिया, और BHU का अच्छा रैंक लाया थ्योरी में। जो लोग प्रिपरेशन करके तैयारी करते हैं, तो उस टाइम क्या था कि 150 नंबर के क्वेश्चन होते थे, और 150 मार्क्स में से लोग जो कोचिंग करके 130 के लास्ट था, और मेरा 129 खुद से तैयारी करके लाया था, बिना कोचिंग के? बिना कोचिंग Very किए। good. 43 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 43 में 43 सही था, एक भी गलत नहीं था, ठीक है। वेरी गुड। बहुत प्राउड हुआ, पापा को बताया। उसके बाद से क्या हुआ कि प्रैक्टिकल पेपर जब देने पहुंचा BHU में, तो वहाँ पर जाने के बाद सबका काम देखे, तो वहाँ पे भाई साहब मेरा क्या हो गया एडमिशन। वहाँ पर देख करके मुझे रियली बता रहे हैं कि मुझे 7 दिन तक खाना नहीं अंदर जा रहा था, इतना प्रेशर हो गया था। फाइनली उस टाइम ही मेरा BHU में एडमिशन नहीं हुआ। नहीं हुआ? क्योंकि उस टाइम क्या था कि मेरा थ्योरी अच्छा था, प्रैक्टिकल अच्छा नहीं था, ठीक है। उसके बाद से अब क्या करें, अब पापा जी, मेरी बहन के अभी शादी का जो चीज़ें थी, कर्ज वर्ज, पापा का ऑलरेडी मेरे सर पे बहुत सारे कर्ज आ चुके थे। फिर पापा जी बोलने की अब बहुत हो गया, अब तुम। उस टाइम मैं इतना ज़्यादा डीपली रोने लगा। एक होता नहीं कि अंदर से इंसान रोता है किसी चीज़ के लिए, मैं टूट करके रोया था कि पापा जी मैं कैसे भी एडमिशन करा दीजिए, मैं कमा कर पढ़ लूँगा ऐसे करके। फिर जैसे तैसे करके फिर पापा को बोले कि पापा जी मुझे बनारस जाना है, फाइनली लगता है बनारस जाना पड़ेगा। तो बोले कि ठीक है जाओ। पता नहीं कैसे बड़े प्यार से बोले ठीक है जाओ। बनारस पहुंचा, और बनारस पहुंचने के बाद यहाँ पे कोचिंग के ज्वाइन किया, उगेश रवि करके जो टीचर है। वहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत अच्छे से टीचिंग मिली। कौन टीचर से? उगेश रवि, जो अभी जॉब कर रहे हैं, उनका कोचिंग अभी डिस्क्लोज हो चुका है क्योंकि जॉब में आ चुका हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आने के बाद प्रैक्टिकल के थ्योरी तो ऑलरेडी मेरा स्ट्रॉन्ग था ही, यहाँ आने के बाद मेरा प्रैक्टिकल का जो होती है चीज़ें, वो बहुत इतना स्ट्रॉन्ग हो गया आने के बाद से। और एक्चुअली हम लोग के यहाँ हो गया कि एग्ज़ाम का टाइम जो था वो और बढ़ते चला गया, जिसकी वजह से क्या था कि हम लोग का और प्रिपरेशन करने का और टाइम मिलता चला गया। हाँ, ये कोविड के बाद जब ओपनिंग हो रही थी वापस की, ये बात 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। जनवरी 2021 में पहुंचे बनारस, और पेपर हम लोग का लगभग सितंबर में हुआ था। इतना गैप मिला था हम लोग का तैयारी करने का, और थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों मेरा तैयारी अच्छे से होते चला गया। और इस बार जब मेरा एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया, तो मेरा कैटेगरी में 15 रैंक था,
और जनरल मेरा 27 रैंक था और ये रैंक जनरल में एडमिशन लिया मैं। ये चीज़ मुझे बहुत प्राउड फील कराया। जब मैं पेरेंट्स को बताया तो पापा जी एकदम चिल्ला करके गाँव में मतलब पड़ोसी में कि सुनिए मेरा बेटा कैसा बीएच में एडमिशन हो गया। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं। अब हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं भारती को। भारती, वेलकम टू द पॉडकास्ट। अब आप अपने बारे में पूरा जैसे आर्यन ने बताया है वैसे ही आप बताएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। मतलब हमें एक प्लेटफॉर्म मिला मन की बात रखने का, ये भी बहुत बड़ी बात है। सो दिस साइड भारती राजपूत। मतलब मेरी स्टोरी आर्यन से थोड़ी सी डिफरेंट है बट शॉकिंग और ऐसा था कि काफ़ी एक्साइटिंग थी। मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मुझे लगता था एज अ हॉबी मुझे आर्ट करना पसंद है। मैं कभी कभी स्कूल लाइफ में मतलब करती रहती थी। स्टडी में मुझे मतलब आई वॉज एवरेज स्टूडेंट, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे क्या बनना है। हाँ बट ये तो था कि मतलब इंजीनियर डॉक्टर। मैं सोचती थी ये क्या होता है, कुछ डिफरेंट करते हैं यार, ये तो सब भी करते हैं। बट मतलब मुझे मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने 10th में मैथ साइंस ले लिया बिकॉज ऑफ मैथ्स। साइंस में कुछ नहीं आता था पर मैथ्स बहुत पसंद था, तो मैथ साइंस ले लिया कि चलो देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक है। मैंने 12th के बाद मतलब अब मैं क्या करूँ, तो भैया बोलते हैं कि परसेंटेज देख ले, उसके हिसाब से समझ जा क्या कर सकती है। मैंने ठीक है, सब लोग बीएससी बीकॉम करते हैं, मैं भी बीएससी कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि मुझे क्या अच्छा लग सकता है। तो मैंने मतलब बीएससी कर लिया, कंप्यूटर साइंस से किया। तो जब मैं उसके फाइनल ईयर में थी, मेरी छोटी सिस्टर है, एक पैम्पलेट्स होते हैं छोटे छोटे से, तो मैंने देखा कि मतलब आर्ट और क्राफ्ट की कुछ क्लासेस के बारे में लिखा हुआ था। मतलब जब मैंने देखा तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा कि मतलब मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। जब मैं वो क्लास गई तो मतलब मुझे काफ़ी मज़ा आने लगा। मैंने बोला मम्मी यार कितनी मज़ेदार चीज़ है, क्यों ना यही कर लेते हैं। तो मैंने मम्मी को आके बताया, मम्मी बोलती ये क्या होता है, मतलब आर्टिस्ट बन सकते हैं, इससे पैसे कैसे कमाएगी। तो मैं श्योर भी नहीं थी कि मुझे ये करना ही करना है। फिर बीएससी कंप्लीट हुआ, मैंने भैया से पूछा क्या करना चाहिए, पर मैंने बोला भैया अब तो मुझे दूसरी सिटी में जाना है, मतलब मुझे एक्सप्लोर करना है। आप एमपी से हाँ, बिलोंग करते हो? मैं एमपी से थी और मैं छोटी सिटी से थी हरदा। मुझे भोपाल या इंदौर जाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं मतलब प्राइवेट मास्टर्स कर लेती हूँ, मैथ्स से इंटरेस्टिंग रहेगा, और ठीक है ट्राई कर लेती गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो बैंकिंग की तैयारी करती हूँ। तो जब मैं भोपाल गई 1 साल हो गया, उस पॉइंट पर रियलाइज़ हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं बस चली जा रही हूँ, मतलब कुछ नहीं पता है। शायद मुझे आर्ट ही चूज़ करना चाहिए था। तो मैंने भैया को मतलब काफ़ी रोने के बाद कॉल किया, तो ही वॉज़ लाइक तुझे जो करना है तू वही कर, इतना मत सोच, अगर तुझे लगता है कि यही करना है पूरा सर्च कर, लोगों से पता कर और ख़ुद सोच एक बार कि तुझे ये करना है या नहीं करना है। जब मैंने पता किया मुझे लगा कि यार ये 4 साल का कोर्स होता है, मैंने 5 साल वेस्ट कर दिए 12th के बाद। तो 12th के बाद इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया? बीएससी किया कंप्यूटर साइंस से, फिर एमएससी का फर्स्ट ईयर चल रहा था। तो पता नहीं क्या हुआ, सेम कोरोना का टाइम आ गया, मैं घर आ गई। मैंने ठान लिया मुझे करना है। मैंने बोला कि ऑनलाइन क्लासेस करना बेटर होगा, मतलब इसकी प्रिपरेशन के लिए, या ऑफलाइन। जब ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की तो मज़ा ही नहीं आया। 30,000 हमने पे कर दिए थे। मतलब भैया बहुत सपोर्टिव थे, उसने बोला कोई बात नहीं, 30,000 की बात है छोड़, अपने तू लोकल में कोई टीचर ढूंढ, तेरी वही हेल्प कर सकते हैं। तो मुझे बेस्ट टीचर मिली नीतू ठाकुर, मतलब वो काफ़ी अच्छी आर्टिस्ट है, वो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है, उन्होंने कहीं से नहीं सीखा। एमपी में आपको मिली? हाँ, तो मैंने उनसे बातें की, उन्होंने बताया कि 4 साल का कोर्स है, तू करना चाहे तो 1 साल में भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकती है। इस बीच तेरा मास्टर मतलब सेकेंड ईयर जो है फाइनल होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। और वो श्योर थी मेरा काम थोड़ा देखने के बाद कि तेरा इंटरेस्ट भी क्लियर हो सकता है। तो मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ निकाली। मुझे ऐसा याद था कि BHU में एज लिमिट होता है, और मुझे लगा कि उस टाइम तो मैं काफ़ी लेट थी, तो मैंने BHU को अपनी लिस्ट में ही नहीं रखा। मैंने टॉप कॉलेजेस में कॉलेज ऑफ आर्ट जो दिल्ली का हुआ, दिल्ली का ही एक बहुत बड़ा कॉलेज है जामिया कॉलेज, फिर 2-3 कॉलेज की लिस्ट बनाई। उसके बाद मैंने एंट्रेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की। दीदी को थ्योरी का इतना आइडिया नहीं था, वो सिर्फ एक आर्टिस्ट है, तो वो मैं ऑनलाइन पढ़ रही थी। तो उसके बाद मेरी मतलब हिट ऐसी हुई कि मतलब ऑनलाइन के कारण ना कुछ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पेपर ले रही थी, तो कुछ ले ही नहीं रही थी, तो कुछ 12th के बेसिस पे ले रही थी। तो मतलब लगभग 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी मुझे कैंसिल करनी पड़ी। ऑफलाइन सिर्फ मैंने एक यूनिवर्सिटी का पेपर दिया, जामिया मिलिया इस्लामिया, जो न्यू दिल्ली का है। मैं वहाँ गई, तो पेपर देने के बाद मुझे मतलब ऐसा लगा कि मे बी इट इज़ पॉसिबल कि मेरा हो सकता है। हाँ। मैं घर आई, उसके बाद उस टाइम मतलब दिवाली फेस्टिवल आने वाला था, तो उस वीक मैंने चेक नहीं किया और मैंने देखा मेरा हो गया था और काउंसलिंग भी हो चुकी थी। और
उस पॉइंट पे लगा कि सब खत्म, मतलब यू क्या मिस हो द गया है? काउंसलिंग, आपने मिस कर दिया। हाँ, ओह शिट। क्योंकि वो एक ही कॉलेज था जो मैं ऑफलाइन दे के आई थी, क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा था मैं कर सकती हूँ। बट फिर से मुझे भैया ने कहा कि तूने BHU के बारे में सोचा? मैंने नहीं, मैंने पूरा चेक किया, फिर देखा कि OBC कैटेगरी के लिए 25 तक की एज है और मैं OBC कैटेगरी में आती हूँ। मैंने बोला कि शिट, ये मैंने देखा क्यों नहीं। मैंने उसी टाइम, मेरे को प्रैक्टिकल अप्लाई तो किया। आता था पर वहाँ का थ्योरी काफ़ी स्ट्रांग होता है, वहाँ पहले थ्योरी लिया जाता है BHU में, फिर प्रैक्टिकल। लकीली मेरा थ्योरी में हो गया, मैं बस पढ़ती थी ऑनलाइन ही। फिर उसके बाद बस प्रैक्टिकल की बात थी, जो भी था यही था। मैंने बोला अब जो है यही है, अब इसे ही निकालना है, ये मेरी लास्ट यूनिवर्सिटी है। और उसमें मेरा हो गया। हिट हो गया, गजब गजब। आई वॉज शॉक्ड कि मैं इस फील्ड में BHU में एडमिशन लेने वाली हूँ, मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। बहुत लोग ये सोच रहे थे कि इतने साल बाद फिर से बैचलर मैं करेंगी। आपने जब बोला तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड देन BHU फाइन आर्ट्स। मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्टों के लिए सच में एज तो होता ही नो नहीं बार, है। हाँ। जब मन करता है ना, हाँ, जब मैंने अपने मन की बात पेरेंट्स के सामने रखी, दे वर वेरी सपोर्टिव। उन्होंने कहा कि करना था तो पहले ही कर लेती, बस उनकी नाराज़गी ये थी कि 5 साल बेटा वेस्ट हो चुके हैं, अब तो फिर से करेगी, फिर 4 साल खींचेगी, मतलब बहुत सारा टाइम हो जाएगा। बट वो मान गए कि यही कि बच्चे का मन है तो ठीक है। फिर वो बहुत खुश हुए। उसके बाद जब मैं यहाँ पर आई तो काफ़ी अलग अलग एक्सपीरियंसेस थे यार, यहाँ की एस्थेटिक लाइफ। और मुझे ऐसा लगा था उस टाइम कि यार सब कुछ बहुत छोटे छोटे होंगे, सारे लोग, मैं शायद काफ़ी बड़ी होंगी। बट जब मैं आर्यन से मिली, लकीली मतलब हम सेम एज के थे, क्योंकि इसकी अलग स्टोरी थी, मेरी अलग स्टोरी थी। मुझे लगा कि यार यहाँ, मेरे को लगता है कि ऐसे लगभग बहुत सारे आर्टिस्ट आते होंगे। हमारे बैच में एक दी हैं जो शादी के बाद आई हैं, वो काफ़ी इंस्पायर करती हैं कि हम तो कुछ भी नहीं हैं, मतलब। वंडरफुल। और अभी उनका बेबी भी है, वो सब कुछ हैंडल कर रही है। मुझे लगता है कि आई थिंक BHU में आना मेरा बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, अच्छे लोग मिले, और मतलब आर्यन के साथ काम करके जो मैं आगे बढ़ रही हूँ वो काफ़ी एक्साइटिंग है, मतलब मज़ा है जो भी है। मुझे ये बताइए कि BHU की कैंपस की लाइफ कैसी होती है, बिकॉज बहुत लोग जाना चाहते हैं और जो बनारस के लोग हैं मुझे लगता है उनको इम्पोर्टेंस कम होती है, क्योंकि हम लोग तो डेली वहाँ वही दर्शन करने जाते चले हैं, जाएंगे, हाँ कभी कभी हाँ। घूमने चले जाएंगे, कभी मधुबन गार्डन में कॉफ़ी पीने चले जाएंगे। सही तो बात है। BHU की लाइफ कैसी हुई आपके हिसाब से? आप लोगों ने कैसे एंजॉय किया BHU की कॉलेज लाइफ को? क्योंकि कैंपस तो बहुत अच्छा है। अब BHU में आने के बाद से पहले ऐसा लगता था मुझे कि जो लाइफ होती है प्राइमरी स्कूल तक बेस्ट होती है, जो 8 क्लास तक ऐसा जो मैं अपना लाइफ जो जिया था, तो लगता था कि यार वो लाइफ में, जब मैं ग्रेजुएशन में था तो लगता था कि वो लाइफ बहुत बेस्ट है। बट BHU में आने के बाद जब मैं BHU का कैंपस लाइफ जिया, कॉलेज लाइफ जिया, डेली कॉलेज जाना, यहाँ के नेसेसरी कॉलेज जाना ही पड़ेगा, कॉलेज जाना, और जो कैंपस जो हमारे BHU का जो ब्यूटी है, यहाँ आने के बाद से लगा कि यार लाइफ तो अब है, क्योंकि और इंसान, हम कॉलेज इसलिए नहीं जाते कि क्लास करना है, कभी भी लगता है यार चलो यार कैंपस में घूम लेंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा। एक्चुअली और यहाँ पे 2-3 चीज़ें हो जाती है कि पहला अपने मनपसंद सब्जेक्ट, और दूसरा चीज़ इतनी ब्यूटीफुल कैंपस पूरा नेचर से, और हम लोग को तो नेचर ही चाहिए ना, कि नेचर को लगता है कि नेचर में बस मर जाओ ऐसे करके। करेक्ट है, बिल्कुल सही तो बात है। BHU पूरा नेचर ही है, अपना फेवरेट सब्जेक्ट, और इतनी बड़ी कैंपस, और अब उसके बाद से घूमने की आज़ादी, काम करने की, लगता था कि लाइफ एक्चुअली जो चल रहा था कि हाँ, ऐसा लगता था कि अब कुछ कमी ही नहीं है लाइफ में। यहाँ आने और के बाद से फील हुआ। मतलब मुझे लग रहा है कि मतलब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इतने सारे डिपार्टमेंट है, तो कितने अलग अलग तरीके के स्टूडेंट मिलते हैं हमको, कभी इस फैकल्टी के, कभी इस फैकल्टी से, तो सबसे अलग अलग एक्सपीरियंस मिलता है। लगता है कि सभी सब्जेक्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और कितने अलग होते हैं। नहीं तो हमें तो लगता है यार हम ही मस्त हैं, हमारी लाइफ ये, हमारी लाइफ वो, बट लाइफ काफ़ी डिफरेंट होती है, यहाँ आके पता चला। आप लोग की कॉलेज टाइमिंग्स क्या होती है? मतलब जनरल कॉलेज जैसे होते हैं फाइन आर्ट्स में वैसी होती है कि कुछ अलग, 9 बजे से 6 वाला टाइमिंग होती है, कैसे होती है कॉलेज की? 11 से 4 हम लोग का टाइमिंग होता है, जिसमें मतलब 1 से 2 हम लोग का लंच टाइम होता है। अच्छा, और कितने स्टूडेंट्स होते हैं एक बार में, मतलब एक बैच में? पेंटिंग में तो आई 100 थिंक total हमारे, है। अच्छा एक टोटल बैच, 100 चारों मिला के? नहीं, पर ईयर 100, नहीं मतलब जो अलग हाँ, सेगमेंट बताया correct। आपने, पेंटिंग, हाँ, हाँ, टेक्सचर और ये सब में मिला सब के, मिलाकर टेक्सटाइल 100, में, सब मिलाकर 100। और उसमें आप लोग का सिलेक्शन हो गया। गदर। वाइली के लिए लकीली आपने मतलब बहुत मेहनत दिख रही है, दोनों ने मेहनत करी है भाई, ये तो जो मानना पड़ेगा, एक्सपीरियंस काउंट करता है। हाँ, मुझे लगता है यार लोग तो और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, मतलब हम तो बस कोशिश कर रहे हैं। और पर ये है कि हमारी लाइफ में ऐसा है कि हमें ये नहीं पता कि आगे क्या होगा, हम बस चलते जा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिस्ट की लाइफ आप भी जान सकते हैं करेक्ट। कि मतलब
कुछ डिफाइन ही नहीं कर सकते ना कब क्या हो जाए, बस हाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करना आना चाहिए। हाँ ये ज़्यादा मज़ेदार है जो भी है। करेक्ट। मैंने जब वेडिंग शुरू की थी तो वेडिंग का लॉजिक ये नहीं था कि मेरे को पैसा कमाना है, बट ये था कि वेडिंग इज ऐसा एक टाइम होता है जहाँ पूरी 2 दिन सब खुश रहते हैं, कोई Correct. उदास नहीं रहता, अलग अलग तरीके पीक के मोमेंट लोग, कोई रहता है हंस सबका। रहा होता है, कोई बिल्कुल, डिस्कशन बिल्कुल, कर रहा होता 100%। है, मतलब अब बताइए बीएचयू में आप लोग की फेवरेट प्लेस कौन सी है जहाँ पे आप लोग बैठ के स्कल्प बनाते रहते, पेंटिंग्स बनाते रहते हैं? कहाँ? एक तो 2-3 जगह बताइए जो बीएचयू के स्टूडेंट्स रिलेट कर पाए इस चीज़ से। बीएचयू में तो ऐसा कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है हम लोग का, फेवरेट तो नहीं प्लेस कह नहीं है। सकते हैं, लेकिन एक जगह है स्वतंत्रता भवन, हाँ, वहाँ का जो नेचर है बहुत ब्यूटीफुल है। स्वतंत्रता भवन का? देखें वहाँ पे हाँ, गए हैं, आप वहाँ नहीं गए, पे आई थिंक आपको जाना चाहिए। जैसे जो जंगलों में झील होता है, एक लेक बनाया गया है वहाँ पे, लोटस है, बहुत सारे लोटस है वहाँ अलग पे, अलग कलर अच्छा। के, और एक हाँ। मिनी पूल है वहाँ पे, छोटा सा ब्रिज है, और एक जो फॉगी फॉगी वहाँ पे फील आता है, जो एक बहुत जंगलों के जैसा। पीसफुल प्लेस है वहाँ जब जिसको, जाएंगे तो खो जाएंगे, वो चीज़ हम लोग को बहुत पसंद है। और मतलब बारिश के मौसम में तो मतलब वो स्वर्ग है, ऐसा बोल सकते बीएचयू हैं। हाँ हाँ। एकदम ग्रीन हो जाता है, मतलब बहुत यार ग्रीन तो वैसे ही BHU रहता है इतना वो। अमेजिंग लगता है, और बारिश हो जाए तो लगता है कि वाह, हमें कहीं जाने की एकदम जरूरत ही पूरा नहीं है। फॉगी जब दिखता है ना बारिश में। एक्चुअली बीएचयू के अंदर क्या है कि जब बहुत सारी पुरानी पुरानी जो चीज़ें दिखती है, अब जैसे बहुत सारी चीज़ें आई थिंक अभी छोड़ दिया गया है रिनोवेशन करने के लिए, तो गेट के अंदर से जब ऐसा देखते हैं हम लोग, जैसे रास्ते के अंदर जब आएंगे तो बहुत सारे देखेंगे कि छोटे छोटे पूरा क्वार्टर्स हैं, घर है, तो ऐसे गेट जब बंद रहता है, जब बारिश आता है तो झाड़ियों में जो चीज़ें जो फॉगी फॉगी जो दिखता है, साउंड जो बहुत दिखता ही है, एस्थेटिक सा फील होता है, मन को जो मतलब सनलाइट आ रही है और उसी में धुआं धुआं लग रहा है, अच्छा वही। लगता है, नो डाउट। हाँ मतलब ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर है, जितना हो सके BHU को और एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि अब ये लाइफ दोबारा नहीं आने नहीं वाली मिलेगी। है। और इस तो अब जैसे बीएचयू आप लोग आ गए तो बीएचयू के बाद आप लोग की प्रोफेसर्स कैसे रहते हैं, मतलब वहाँ के कुछ आपने कुछ डिफरेंस देखा? जैसे आप तो आर्ट्स में आपने ट्रेनिंग भी ली थी वहाँ पे, जो आप पटना में थे, हाँ, तो वहाँ की फैकल्टी में और यहाँ की फैकल्टी में क्या डिफरेंस दिखा आपको? मैं पटना कॉलेज में नहीं गया था। आपने लेकिन ट्रेनिंग ली थी ना? नहीं, एडमिशन लेने के बाद जा पाएंगे ना। हाँ। बट एडमिशन नहीं हुआ था मेरा, तो फिर कॉलेज नहीं जा पाते। बट जो सीनियर्स थे उन लोगों के साथ कभी कभी कैंपस में चला जाता था। तो कैंपस वहाँ का छोटा है, बट काफ़ी एस्थेटिक वहाँ का भी कैंपस है। लेकिन अगर पढ़ाई की बात करें तो उतना मैं वहाँ पे पढ़ा नहीं, कि एक चीज़ एडमिशन नहीं हुआ तो उतना नॉलेज नहीं है हमको। लेकिन वहाँ के अगर बच्चों को वर्क देखें तो बहुत अच्छा है। फिर भी मुझे लगता है कि आर्टिस्ट बनने के लिए ना एक अच्छी यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाँ। मैंने देखा कि मतलब लोगों से सुना है, मेरे और भी फ्रेंड्स हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा कि सेम ही चीज़ है, टीचर्स आपको कुछ ज़्यादा बताते नहीं हैं, आपको खुद से करना होता है, बस हमें खुद से ही करना होता है। मैं जब BHU आई तो मुझे लगा कि नहीं, मतलब मैं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में हूँ तो शायद बहुत अच्छी आर्टिस्ट बनूंगी, बट अब लग रहा है कि नहीं, हम बस काम अच्छा होना चाहिए, हम नॉर्मल यूनिवर्सिटी से भी पढ़ सकते हैं, बट हाँ यहाँ का जो मतलब वाइब है वो आपको अट्रैक्ट करेगी, उसके कारण आपका काम करने का और ज़्यादा मन करेगा, ये मैं बोल सकती हूँ। हाउ वाज द जर्नी टू इंस्टाग्राम? किसका आइडिया था कि इंस्टाग्राम पे साथ में पेज बनाए उसको, और वो इतना ऑर्गेनिकली ग्रो कर गया? ये मिस्टर आर्यन आलोक का मतलब आइडिया था। आइडिया तो मेरा नहीं था। मैं ये कह सकती हूँ कि सोशल मीडिया से मैं बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहती हूँ, और जब आर्यन ने बोला, मैंने बोला कि देख, तू बोल रहा है द आर्यन भारती, तो उसमें मुझे ऐड करेगा। ही वॉज लाइक कि तुझे सिर्फ काम करना है, वीडियो मैं बनाऊंगा, पर हम मिल के अगर काम करेंगे ना तो मज़ा आएगा तुझे भी, मैं वीडियो हैंडल कर लूँगा, मैं ये सब कुछ हैंडल कर लूँगा। मैं फिर भी डर रही थी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है ये जो सोशल एक्चुअली इनको मीडिया जो है। चीज़ है ना कि भारती का क्या था कि इनको बस वो चाहिए था, क्या जैसे बोल सकते हैं आप कि जो सोशल लाइफ है, इनको सोशल लाइफ से दूर रहता है। ऐसा लगता है कि ये क्या है, फेक चीज़ें हैं, बिल्कुल इनको पसंद नहीं है सोशल लाइफ। ठीक है, इंस्टाग्राम में हाँ, एक्चुअली हाँ। है भी ऐसा है कुछ, भी, ऐसा कि वो- आदमी दिखाता कुछ और है और होता कुछ और है। बिहाइंड द हाँ, सीन हाँ। वो चीज़ बहुत अलग है। जब मैं Agree, 100%। वीडियो वगैरह भी बनाता था तो ये लगता, ये कभी कभी गुस्सा आ जाता, इनको आ जाता था कि क्या वीडियो वगैरह चीज़ें, आर्ट को फील करो, ये करो। मैं बोला कि देखो, आज के ज़माना में सिर्फ आर्ट करना ज़रूरी नहीं है, लोग कैसे जानेंगे। तुम अपना नॉर्मली ऑफलाइन किसको किसको दिखाते रहोगे अपना आर्ट, देखो मेरा आर्ट है, देखो मेरा आर्ट है। अगर तुम ऑनलाइन जब तक अपना कोई चीज़ पोस्ट नहीं करोगी तब तक दुनिया में कैसे एक्सप्लोर करोगे। और ठीक है, अब आज के मैं टाइम इसकी में बात ये एग्री करती ठीक है। हूँ, बट स्टिल मैं हैंडल नहीं कर सकती। टू मच प्रेशर तो होता ही है। बहुत तो प्रेशर मैं होता डेली है का कुछ पोस्ट and करो, मतलब प्लान करो। मैं तो सोचती हूँ कि हाउ कैसे कर लेता है ये, बट नहीं, इसको मैं बोला कि अगर तुमको इतना लग रहा है तो ऐसा कर सके, तुमको अपन बस काम करो, बाकी सोशल चीज़ें मैं हैंडल कर लूँगा। क्योंकि एक्चुअली इसे मुझे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का बहुत शौक भी है ना, तो अच्छा। इसके लिए इंटरेस्टिंग है तो ये। मेरे पेट पे लात मारोगे आप? नहीं। हाँ, गुड वन गुड वन। ऐसा नहीं है। एक्चुअली मुझे फोटोग्राफी में और वीडियोग्राफी में इंटरेस्ट होने की वजह से मुझे
बोरिंग नहीं लगता है। जैसे कितना भी टाइम कितना भी टेक लेना हो, जैसे ये अगर एक दो टेक लेने के लिए बोलते हैं मेरा, तो वो इनको लगता है कि क्या यार, लेकिन मुझे थोड़ा इंटरेस्ट होने की वजह से कितना भी टेक कर ले कितना भी टेक कर ले, हाँ जब यार, तक ये मुझे थकता ही परफेक्ट नहीं नहीं है, लगेगा ना, बिल्कुल नहीं थकता है। थकता ही नहीं हूँ कि लगता है नहीं मुझे, जब तक परफेक्ट एंगल नहीं लग जाए कि हाँ ये एंगल है। कॉलेज में किसी को वो चीज़। फोटोग्राफी करवानी हो तो आर्यन को बुलाते हैं, मतलब क्या हाँ, बात। ठीक है। तो फिर उसके बाद से हम दोनों इस चीज़ को डिसीजन किया कि ठीक है, हम लोग क्या किए कि 10 अक्टूबर को, जब दीपावली आई थिंक बीत चुका था, छठ आने नहीं, दीपावली से पहले दशहरा का टाइम था आई थिंक, 2023 में 10 अक्टूबर को मैं अकाउंट क्रिएट किया द आर्यन भारती करके, ठीक है। हम दोनों का नाम कंबाइन करके और अकाउंट बनाया। उसके बाद से रील अपलोड एक करना चीज़ शुरू और किए। कि मतलब पेरेंट्स से जब ये पूछा गया, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि यार ऑब्वियसली वियर्ड होगा कि आप दो नाम साथ में जोड़ के एक हाँ, अकाउंट, बट पेरेंट्स काफ़ी ठीक है, करो, अच्छी चीज़ है, ये तो करना चाहिए। मैंने बोला वाओ, ये तो और अब तो और मज़ा आएगा काम पेरेंट्स ने करने गोड में। करके हाँ फिर तो करो, कोई फैमिली से दिक्कत बात नहीं कर है। लिया गया। एक्चुअली मेरे यहाँ तो उतना नहीं है कि इस सब चीज़ों में मेरे पेरेंट्स को उतना नॉलेज नहीं है कि क्या कर रहा है क्या नहीं, फोन बट लड़कियों के वो घर चीज़ में को ऐसा लेकर। होता है। बिल्कुल। और इनके यहाँ थोड़ा शिक्षित लोग, मतलब एक्चुअली हमारे फैमिली फार्मर है, और इनके फैमिली थोड़ा जैसे भैया इंजीनियर हैं और पापा रेलवे में हैं, तो थोड़ा एजुकेटेड, थोड़ा हाई एजुकेटेड लोग हैं। तो इनके यहाँ क्या था कि थोड़ा फ़ोन्स वगैरह को थोड़ा अच्छा नॉलेज है। हमारे यहाँ पापा जी से एंड्रॉइड भी नहीं चल पाता, कीपैड फ़ोन रखे हैं, ठीक है। तो उनको ये नहीं रहता कि सोशल क्या है, सब कुछ नॉलेज नहीं है। तो हमारे यहाँ तो उतना बताने की ज़रूरत नहीं थी करेक्ट। कि, और इनके यहाँ तो ये बताइए अपने घर पे भैया से, तो भैया बोले ठीक है भाई बना लो। तो उसके बाद से हम लोग अकाउंट बनाया और रील अपलोड करना शुरू किए। तो एक दो रील अपलोड किए, तो ये बोल रहे थे क्या व्यू जा रहा है यार, 200 300 ये कोई व्यू होता है। पहली रील पे। हाँ, ठीक है। तो मैं बोला रुको जरा, अभी तो 10-15 दिन अकाउंट बनाए हुए, क्या व्यू जाएगा। हम लोग का 10 दिन के अंदर, 10-15 दिन के अंदर अंदर पहला रील, दूसरा रील, तीसरा रील तक रुका, चौथा रील बूस्ट किया 10,000, खुश हो गया वाह यार 10K। फिर 10K के एक दिन में 20K, 20K 30K 50K 40K 1 लाख, 1 लाख पे हम खुश हो गए। 200 और को हम चार्ज ऑर्गेनिकली, मतलब अपने आप वो हाँ, फैलता अपने गया। आप। हम हर सेकंड में ना, मैं फ़ोन चेक, मुझे मज़ा आने लगा यार, ये कितनी नोटिफिकेशन वही बोल रहा था। उसके बाद से क्या हुआ कि फिर हम लोग सेकंड वीडियो अपलोड किए तो थोड़ा रीच डाउन हुआ। फिर थर्ड वीडियो जो अपलोड किए, ये 1 लाख पे स्टॉप। फिर थर्ड वीडियो पे तब तक हम लोग छठ आ चुका था, हम घर चले गए थे, अपने घर चले गई थी। थर्ड वीडियो क्या था कि वो बूस्ट करना शुरू किया, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 10 लाख 1 मिलियन हो गया। अब क्या हुआ, ये तो 1 लाख तक स्टॉप था, और दूसरा वीडियो हम लोग, वो तीसरा पाँचवा छठा वीडियो था, ठीक है, और ये 10-15 दिन के ही अंदर पूरा था, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ, 1 मिलियन 10 लाख डेली व्यू आ जाता था। और फॉलोअर्स आई थिंक 1 मंथ के अंदर हम लोग, तो 1 मंथ के अंदर अंदर पहले ही 1K हो गया था हम लोग का। और हमने सोचा कि उस अच्छी। छोटी सी जर्नी को सेलिब्रेट करना चाहिए। 1K मतलब हाँ बड़ी For बात है, us, बिल्कुल। बड़ी बात 10 है दिन के अंदर उसमें। हम लोग का 1K कंप्लीट हो गया था, वो हम लोग के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, ठीक है। फिर हम लोग का छठ के टाइम में 1 मंथ के अंदर अंदर वो जो फॉलोअर्स गेन करने लगा था, 6 मिलियन तक वीडियो लगातार चलते चला गया। पर डे 1 मिलियन व्यू आ जाता था, 10 लाख पर डे व्यू आता था। भगवान मेरी भी सुन और लो। हम लोग का 1 मंथ के अंदर 2 मंथ के अंदर हम लोग का हो चुका था 10K। फाइनली 10K नहीं, 8K तक जाकर स्टॉप हो गया था। अब यार 10K होता तो केक काटते। फिर पटना वापस से बनारस आए, तो फिर लगभग 1 मंथ लग गया था ना। हाँ। फिर उस 2K कंप्लीट करने के लिए 1 मंथ और लिया, 3 मंथ के अंदर 10K कंप्लीट हुआ। एंड यू नो व्हाट, हम एक दिन पहले केक लेके रख लेते थे कि कल तक तो 10K हो ही जाएगा, और नहीं भी हुआ ना खा लेंगे मिल बांट के। नहीं बट मैनिफेस्टेशन उसी तो कहते हैं कि यार रख लो, हो तो जाना ही है, होना ही है वो। मोमेंट मिस नहीं होना चाहिए। हाँ करेक्ट। जैसे ही हुआ ऐसा सोचते थे कि शायद कॉलेज ख़त्म होते सीधे 50K हो ही जाना चाहिए। फिर फॉलोवर्स बढ़ते गए और लगभग सारे वीडियो पे 5 लाख 8 लाख ये रेशियो बन गया था। लगभग हमारे अभी तक हमको लगता है कि 150 के अराउंड पोस्ट किए होंगे, जिसमें से हमको लगता है कि 50 to 20 वीडियो ऐसे होंगे जो मिलियन में, 5 मिलियन 6 मिलियन 2 मिलियन ऐसे, ठीक है। तो उस फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग इतना रीच करते चला गया। अभी 2 दिन पहले मैं सोच रहा था, मेरा बर्थडे था 26 को, और मैं सोच रहा था कि मेरा बर्थडे तक अगर 50 का हो जाता तो यार साथ में केक काट लेते, बट हो नहीं पाया। तू केक का पैसा बचाना चाह रहा था। नहीं थोड़ा अच्छा फील होता है ना, दो चीज़ एक संग हो जाती है। हाँ। तो जिस दिन बर्थडे था तो मेरा दोस्त बोला कुंदन कि चलते हैं नाइट एस्केप करते हैं। बोला ठीक है यार, नाइट में आउट भी हो जाएगा और मज़ा भी आएगा, काम भी कर लेंगे। और नाइट एस्केप किए, जो अभी आपने बता रहा था थोड़ी देर पहले, एक पेंटिंग हम लोग की थे, और वो हम लोग को 24 आवर के अंदर
10 लाख चला गया, 1 मिलियन व्यू हो गया। वाओ। और उसके बाद से नेक्स्ट डे तक एंड इट वाज नॉट अ प्लान थिंग ना, आप गए ऐसे रैंडमली, आपने बस ड्राइंग करना बैठे और उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया, यही था ना बस। फिर मेरा दोस्त बोला कि तू बेटा, ऐसे दोस्त में तो यू लैंग्वेज होता नहीं बेटा, तू एक दिन लेट है। ये पहले बोलता था रात को चलो पेंटिंग बनाते हैं, लेकिन अब उसमें तो नहीं होता, वो दिन ही बना था उसके लिए। पर मुझे लगता है ना दिन में लैंडस्केप के मतलब अकॉर्डिंग रात में काफी ज्यादा मजा आता है। हाँ मतलब एक्चुअली मैं भी सोच रहा हूँ कि रात में पेंटिंग कैसे होती है, मतलब इतनी डार्कनेस रहती है, शेडो का ज्यादा काम होता है। हाँ, जो लाइट जो एस्थेटिक निकल कर क्योंकि आती है, देखिए पीछे बहुत अंधेरा होता है, छोटा सा कहीं लाइट होता है, उसको जब लाइट पड़ता है तो दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट, आई थिंक, मतलब वही बात है। हाँ करेक्ट। और इस बार हमने टॉप व्यू से बनाया था। टॉप व्यू से जब हम नीचे की ओर दिख रहे थे, नाव हमें छोटी सी दिख रही है, ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है, वो मैं हमेशा से चाहती थी मुझे ना टॉप व्यू से बनाना है, मेरे लिए एक्साइटिंग था वो, और मुझे काफी मजा आया और मेरा काम अच्छा भी हुआ था। और फाइनली आज आए तो फिर सोचे कि अच्छा ठीक है, एक दिन लेट है, पॉडकास्ट से चलते तो 50K हो जाना चाहिए ताकि हम लोग बता सकें। और हमने वो वॉइस मैसेज में ये भी बता दिया कि 50K हो चुके हैं, वी नो कि होने वाले हैं। करेक्ट। हम कल शॉपिंग कर रहे थे, जूडियो में आ रहे ने होता है 50K हो गया, मैंने बोला ओ माय गॉड, ये तो मतलब 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ हम लोग के इंस्टा अकाउंट का। नहीं बट मैंने ये चीज़ रियलाइज करी, मतलब अगर आपके रील्स पे बहुत व्यूज आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब्सक्राइबर्स करे बनेंगे, मतलब अगर आपके 10 मिलियन भी हो गए तो इट डजंट मीन कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर भी जल्दी हो जाएंगे, मतलब उसको कन्वर्ट करने में टाइम लगता है। बट टचवुड तुम लोग के संग बहुत अच्छा ही हुआ है कि मतलब फटाफट कन्वर्ट होते जा रहे हैं। 50K इज अ गुड एक्चुअली हम ऑर्गेनिक फॉलोअर्स, बहुत सारे फॉलोअर्स, जैसे कि कोई की मेरे वीडियो 4 मिलियन व्यू है बट फॉलोअर्स 100-200, अब कोई की वीडियो 1 मिलियन पे 300,000। बट इसका क्या रीजन होगा आर्यन? मैं बहुत फेस कर रहा हूँ, जेन्युइनली बता रहा हूँ, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? मैंने तो ये फील किया, मतलब मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है, जैसे कि कुछ चीज़ें ना आपको उस वक्त के लिए बहुत, मतलब जैसे आपने कोई वीडियो डाला, ठीक है, वो चीज़ हमें अच्छी लगी, ठीक है, बट कोई पर्सन ये नहीं बोला कि यार ये इतना भी अच्छा नहीं कि अब इसका पेज फॉलो करें, फिर इसका सारे कंटेंट देखें, क्योंकि लाइक तो बहुत जल्दी करते हैं लोग, लाइक तो हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें वो व्यूज चला जाता है, बट मतलब ऐसा होता है कि फॉलोअर्स नहीं बढ़ते। बट कुछ चीज़ें इतनी अच्छी होती है कि कोई अंदर जाके देखते हैं यार इसका और आर्ट देखते हैं, फिर पसंद आता है तो फिर लोग फॉलो करते हैं। मतलब मैंने तो ये मतलब कंटेंट भी ऐसा कुछ होना चाहिए कि आपको फॉलो करें लोग, कि लोग फॉलो करें। मतलब रील्स का एक रीच होना डजंट कन्वर्ट टू कि उतने फॉलोअर्स आए, तो उसके लिए आपके क्या ट्रिक्स हैं? आप क्या कहते हो कि फॉलोअर्स को कन्वर्ट करने का क्या तरीका सही? व्हाट इज योर सीक्रेट टू गेटिंग 50K इन लेस देन 1 ईयर? जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा कि फेस बहुत मैटर करता है आपका, और फेस के साथ अगर आप चीज़ें कुछ ऐसा चीज़ें जो पब्लिक कुछ ज़्यादा खींचे उस चीज़ों को, ठीक है, तो वो इंगेजिंग ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर नॉर्मल अगर हम खुद पेंटिंग करते हैं तो नॉर्मल अगर सिर्फ पेंटिंग का दिखाएं तो उसके अकॉर्डिंग, और पेंटिंग के साथ साथ अपना फेस दिखाएं तो उसके अकॉर्डिंग फेस वाला पे ज़्यादा रीच भी जाता है और फॉलोअर्स भी आते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो क्या होता है कि डायरेक्टली वो क्या बोलते हैं उसको रिलेट कर पाते हैं, ठीक है, तो फेस के अकॉर्डिंग रिलेट कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या लगता है कि वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो भी बोले कि वो माइंड पे डालते हैं, हाँ यार इसको ऑटोमेटिक वो फॉलो पे चला ही जाता होगा। करेक्ट। जैसे हम लोग रील देखते हैं, ये भी तो है ना कि मुझे लगता है कि दो लोगों को साथ में काम करता हुआ देख भी लोग ज़्यादा मतलब खींचे चले जाते हैं, क्योंकि दो आर्टिस्ट साथ में बहुत कम काम करते हैं। हाँ एक्चुअली आर्टिस्ट साथ ही में काम बहुत कम करते हैं। मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में मतलब मुझे भी शायद लगा था कि मतलब हम दोनों आर्टिस्ट हैं, मे बी इसका काम डिफरेंट हो सकता है, मेरा अलग, क्योंकि सोच भी अलग हो सकती है, बट हमने ये देखा कि मतलब ये अलग भी करेगा ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब हमें बस काम करना है, हम उसे कैसे भी करके मिक्स करेंगे या फिर साथ में वीडियो बनाएंगे या फिर, और एक दूसरे से हम काफ़ी सीखते हैं। तो ये लोग जब देखते होंगे कि दो लोग साथ में काम कर रहे हैं तो मे बी ये भी एक रीज़न होगा कि हाँ लोग इस पेज को पसंद करें। करेक्ट। हाँ, तो अब हमको ये बताइए कि हाउ डू यू प्लान टू मोनेटाइज योर आर्ट? मतलब आप अभी तो कर रहे हो, आपकी बैचलर्स डिग्री भी चल रही है, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? क्या करना चाह रहे हैं नेक्स्ट? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अब आप क्या करोगे इसके बाद? आफ्टर योर ग्रेजुएशन आपका क्या प्लान है? इन कॉलेज में प्लेसमेंट्स वगैरह होती हैं इस चीज़ में? एक्चुअली मतलब पेंटिंग में तो ऐसा होता है कि लोग प्लेसमेंट तो नहीं होता है बीच में, ठीक है, पेंटिंग की फील्ड में ऐसा होता है कि कुछ लोग जॉब करने के लिए आते हैं और कुछ आर्टिस्ट बनने के लिए, तो ऑब्वियसली हमें जॉब तो नहीं करनी थी, तभी हम इतना स्ट्रगल करके यहाँ पर आए हैं। हमें आर्टिस्ट बनना है, अब वो कितना भी टाइम लगे। हम दोनों ने सोचा है कि हम कंटिन्यू करेंगे अपने काम को, कॉलेज के बाद हमें और ज़्यादा टाइम मिलेगा अपने काम पे काम करने का। तो पॉसिबल तो यही है कि हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, कलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा फंड लेके आएंगे कि हाँ एक स्टूडियो खोल सके,
ताकि उस स्टूडियो को साथ में चला सकें। करेक्ट। और मन की बात भी जाएगी कि हम आर्टिस्ट बन जाएंगे, हमें किसी के अंडर काम ही नहीं करना है। फ्री बिल्कुल। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। नहीं हो जाएगा, इतना हुआ तो ये भी सही है। अब देखिए आप डिजिटल मीडिया में तो घुस चुके हैं इन अ वे कि आप इंस्टाग्राम में, तो इंस्टाग्राम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे लगता है कि आपको काफ़ी चीज़ें हेल्प कर देगा मोनेटाइज करने में, मतलब कि आपको लीड्स दे देगा। जैसे मैंने आपको उसी से डिस्कवर किया ना, हम लोग वैसे कहाँ मिल पाते। सही बात है। तो एक तो ये है। दूसरा, इंस्टाग्राम पे आप लोग की जो जर्नी रही है उसमें आपका बेस्ट लोकेशन आपको कौन सा लगा कि यार यहाँ पे जब भी मैं कुछ कर देता हूँ बैठ के 80 घाट। तो 80 घाट 80 घाट लकी घाट था हम लोग का। व्हाट इज गुड, आप लोग घाट पे क्या पसंद आता है सबसे अच्छा? घाट पे लोग, हर इंसान अलग है वहाँ पे। आपको गरीबी देखने को मिलेगी, आपको अलग अलग लोग देखने को मिलेंगे, नेचर अलग अलग देखने को मिलेंगे। पर आर्ट ऐसा है ना कि सब खरीदना पसंद करते हैं। हमें इतना मज़ा आता है देखने के लिए। फॉरेनर्स आते हैं कुछ लोग, वो लोग हमारी पेंटिंग्स को पसंद करते हैं। वहाँ पे जो लोग होते हैं अपनी छोटी छोटी शॉप लगाते हैं, हम उनको देख के इंस्पायर होते हैं यार कि बताइए कि इतना सा सामान है, उसे लेके आएंगे, दिन भर बैठेंगे और ईमानदारी से इतना काम करते हैं। हम उनसे सीखते हैं। मतलब ये चीज़ बहुत अमेजिंग है घाट की। मुझे लगता है कि ये हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्योर होता है वहाँ की सारी चीज़ें, लगता है कि सब कुछ बहुत प्योर है, इस तरीके की चीज़ें। तो आप लोग वहाँ पे बैठ के ड्राइंग्स भी कर रहे होते हैं कि हमने देखा कई लोग वहाँ पे अपने स्केच सेल भी कर रहे होते हैं वहाँ बैठ के स्टेज पे? हम कुछ चीज़ें अपने सेल के लिए लगाते हैं जो हम कभी कभी करते हैं, बट हम स्पेशली पोर्ट्रेट बनाने के लिए जाते हैं। हम वहाँ पर स्पेशली आर्यन, क्योंकि वो ईजिली मतलब वो ना हाफ एन आवर में कंप्लीट कर लेता है एक पोर्ट्रेट। हाँ, मुझे तो फिर भी थोड़ा टाइम, क्योंकि मैं ना डिटेल में घुस जाती हूँ। फिर आर्यन बोलता है कि हाफ एन आवर में हमें मतलब पैसे के हिसाब से परफेक्ट जैसा बन सकता है उतना बनाना पड़ता है, पर वो मेरी आदत में नहीं है। एक्चुअली बात ये भी रहता है मैं थोड़ा ना कि टाइम लेती हूँ हाँ, और ये थोड़ा जल्दी बना लेता बात ये भी रहता है कि जैसे कि पब्लिक को टाइम नहीं रहता लोगों के पास। हाँ। आएंगे और उनको जाना रहता है। उनको रहता है ठीक कि आप कितने टाइम में बना देते हैं। तो अच्छा, तो यू बेसिकली अगर मैं घाट पे घूम रहा हूँ, मैंने आपको बैठे देखा तो आई कैन अप्रोच यू, आप मेरी पोर्ट्रेट बना दो। हाँ, हाफ एन आवर में। करेक्ट, अंडरस्टूड। और कलर में ऐसा होता है, वो ब्लैक एंड वाइट होता है। कलर का ऐसा होता है कि ऑब्वियसली वो टाइम लेता है 5 to 6 आवर्स। अगर आप बहुत अच्छे से बनाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हम ऑर्डर लेते हैं, और लोग ऑर्डर देते भी हैं। तो हम उसे रूम में बैठ के बनाते हैं आराम से, वो ज़्यादा इजी होता है। मेरे को आपकी एक रील पसंद आई थी, उसमें आपने लिखा था कि बीएचयू में यहाँ लेटने का भी पैसा मिलता है, कि वहाँ लेट के कोई बंदा लुंगी में लेटा हुआ, उसकी सब लोग 5-6 लोग 10 लोग मिलके उसकी ड्राइंग बना रहे हैं। मैंने मूवीज में देखा था, लेकिन उस दिन मैंने आपके रील में डिस्कवर की ये चीज़। नहीं, हम लोग कॉलेज में क्या रहता है कि मतलब लोगों का स्टडी करना होता है, ठीक है। तो अब उन्हें अलग अलग, अब हर इंसान ना बैठ के बनवाता है। इस बार सब ने बोला आप लेट जाइए, हम आपको लेट के बनाएंगे। वो मस्त लेट गए, वो सो भी गए होंगे आई थिंक, और हम उन्हें बना रहे हैं, और वो इंटरेस्टिंग था। ऐसे में अगर वो हिल गए तो दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को? फिर जैसे कि वो पोज का हम लोग वो रहता है, फिर आने के बाद से फिर उसी पोज में बीच में हम लोग का गैप दिया जाता है कि आप 10 मिनट रेस्ट कर लीजिए। मतलब अब 4th ईयर तक आते आते इतना तो हो गया कि अगर वो थोड़ा भी हिलेंगे डुलेंगे तो हम बैलेंस कर लेंगे, इतना मैंने हो जाता है। पहले तो लगता था कि बिल्कुल नहीं हिलना है, और अब लगता है ठीक है, मतलब ऑब्वियसली वो पर्सन है भाई, थोड़ा बहुत तो हिलेगा ना। करेक्ट। तो अब तो हो जाता है। बीएचयू की लाइफ आप 2 लाइन में डिस्क्राइब करिए, कैसा है वहाँ का एनवायरनमेंट? बीएचयू सुंदरलाल से शुरू होता है। जो वर्स्ट एक्सपीरियंस होता है उसमें चक्कर लगाया, मतलब भले ही हमें हेल्थ कार्ड मिला, हमें लगता है कि चलो यार हेल्थ कार्ड है, पर चक्कर तो उतने ही लगाने पड़ते हैं। डॉक्टर यहाँ से वहाँ, डॉक्टर यहाँ से वहाँ घुमाता है। अच्छा, आप लोगों को एक्सेस रहता है अंदर का? हाँ, हम लोग का रहता है कि मतलब हमारा जो भी है हमें पे नहीं करना है, फ्री में होगा जो भी ट्रीटमेंट होगा। ये जो शुरू ही गेट से शुरू ही सुंदरलाल से होता है। फिर जब रास्ते में जब सबसे गर्ल्स का सबसे अच्छा हॉस्टल पड़ता है त्रिवेणी हॉस्टल में मैं रहती हूँ। मुझे लगता है कि वो अभी तक का बेस्ट हॉस्टल है। अच्छा, आप दोनों बीएचयू के अंदर ही रहते हो? नहीं, मैं बीएचयू के बाहर रूम लेकर के रहता हूँ, और इनका हॉस्टल मिला है कॉलेज का। वाह, वहाँ का बिरला हॉस्टल भी बहुत फेमस है ना? हाँ, मैंने तो सुना है कि लड़कों का जो हॉस्टल है वो बिरला हॉस्टल। मेरे फादर बीएचयू पास आउट है। एक कॉल कर दो भैया, ये हुआ है, हाँ ठीक है, आ रहे। ये मैंने बस सुना है। ग्रुपिज्म वहाँ बहुत ज्यादा है, गैंग वाला कल्चर वहाँ पे। और एक वीटी के पीछे चाय की टपरी है। वीटी के पीछे? हाँ, वीटी के पीछे आई थिंक कौन सा हॉस्टल है वो, सीवी रमन हॉस्टल के सामने। वहाँ बैठ के चाय पीने का एक्सपीरियंस ही बहुत है। ये जो कैंपस के अंदर अगर बात करें तो वहाँ की चाय हम लोग को बहुत अच्छी लगती है। वहाँ की चाय भी बहुत अच्छी है। वहाँ बहुत मतलब कपल दिखेंगे, ओल्ड एज कपल दिखेंगे, मतलब स्पोर्ट्स कपल के नाम पे तो मुझे बीच में एक जगह याद आती है, मधुबन गार्डन। नहीं, देखिए बीएचयू के अंदर अगर इसे बात करें तो
सारे प्लेसेस बेस्ट है बैठने के लिए, पीस फील करने के लिए। और ज़रूरी नहीं कि कपल के लिए मधुबन में जाए, एक्चुअली बदनाम कर दिया गया है वहाँ को। बीएचयू की सबसे बेस्ट चीज़ है कि हर जगह हर फैकल्टी के सामने वो जो बैठने के लिए बना होता है ना। और जैसे कि छोटा छोटा जो नाला है, वो नाला लगता नहीं नाला है, एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल लगता है। जो पानी क्लीन होता है झरने की तरह, झील की तरह, उसके ऊपर रोड पे जो छोटे छोटे पुल बनते हैं, 2-3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, कहीं भी मोड़ पे देखेंगे आप। हाँ करेक्ट। मधुबन गार्डन को लिंक भी वही करता है जो एक बीच में वो बनाया तो रास्ता। वहाँ पे बैठ करके रोड पे थोड़ा हर अच्छा जगह लगता है। मिलेंगे, हर चौराहे पे मिलेंगे, और वो गार्ड अंकल का सीटी बजाना, यहाँ से हटिए यहाँ से हटिए। पर प्रॉक्टर्स घूमते रहते हैं ना वहाँ बहुत सारे। बीएचयू के अंदर मुझे सबसे बेस्ट चीज़ एक लगी थी कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो लाइब्रेरी वहाँ पे जो साइकिल स्टैंड है, ठीक है, तो वहाँ पे एक्चुअली उस टाइम 2021 में जून में ही बाढ़ आ गया था, बहुत पहले ही बाढ़ आ गया था। हम लोग जो हम लोग को क्लास चलती थी तो घाट पे चलता था, ठीक है। तो उसके बाद से हम लोग शिफ्ट किए वहाँ पे लाइब्रेरी में, साइकिल स्टैंड के साइड में, ठीक है। तो वहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं थी। हम लोग क्या होता था कि सुबह 8 बजे से जाते थे और शाम को 8-9 बज जाता था प्रिपरेशन करते करते, ठीक है। कोचिंग 2 घंटे का होता था बस, उसके बाद से हम लोग अपना प्रिपरेशन करते थे। तो क्या था कि ये चीज़ बीएचयू के सबसे बेस्ट हमको लगा कि वहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं थी। हम लोग को पढ़ते पढ़ते अंधेरा हो जाता था, तो 2-3 दिन के बाद देखे तो वहाँ पे लाइट लग चुकी थी। वो चीज़ हमको बहुत इंस्पायर किया बीएचयू का कि वहाँ पे कोई भी स्टूडेंट हो, बाहरी हो या अंदर को, अगर पढ़ने के लिए हैं तो सुविधाएं हैं। सुविधाएं हैं, बिल्कुल है। आप कहीं के भी स्टूडेंट हो, उन लोग को लगा कि यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, लाइट की ज़रूरत है, तो वो चीज़ बहुत खींचा कि यार यहाँ पे बताओ बिना बताए लाइट लगा दी है लोग। एक आईआईटी कैंपस के पीछे एक हॉर्टिकल्चर वाला एरिया है बहुत बड़ा, जहाँ बहुत बड़ा पॉन्ड है, बहुत सुंदर सा। मैं वहाँ प्री वेडिंग शूट करने जा चुका हूँ एग्रीकल्चर में। हाँ, मुझे भगाया भी गया था उसके लिए कि आप कैसे आ गए यहाँ, भागो भागो भागो। बट वो हमने देखा कि बीएचयू के अंदर इतना सीनिक प्लेसेस हैं, इतना सीनिक प्लेसेस हैं। पर कुछ भी कहो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वहाँ का बहुत अच्छा है, मतलब जो अगर आप शहर में यहाँ अच्छा, बीएचयू वहाँ के ये अंदर देखने को आकर के- मिलेंगे कि वहाँ वर्कर्स काम कर रही हैं, लेडीज काम कर रही हैं, और बच्चे सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि यार ये तो गांव है, ये तो खेत अच्छा। है। हाँ, सेम वही फील आएगा अगर आप वहाँ जाएंगे। जो एग्रीकल्चर एरिया है वहाँ पे, हाँ, वहाँ फिशरीज भी सिखाते हैं, वहाँ पे प्लांट्स भी लगवा रहे हैं खुद ही। और गांव की जो लेडीज़ हैं वहाँ पे काम कर रही होती हैं। मतलब ऐसा फील ही नहीं होता कि हम किसी कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं। लोग उस मतलब एग्रीकल्चर को, मेरे को लगता है कि उस डिपार्टमेंट को लगता है कि यार ठीक है, नहीं, जैसे एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट बीईटी के पास है, बट वो बेस्ट डिपार्टमेंट होता है और यार। बीईटी के पास एक डिपार्टमेंट है, और वो जो है वो प्रैक्टिकल के लिए है। जैसे यहाँ हाँ, पे उसमें पढ़ते हैं, practical करवाया वहाँ पे जाता है स्टडी ना करते हैं कि जैसे जो भी चीज़ उपाजना रहता है वहाँ पे, ठीक है। मैंने बीएचयू में माइंस भी देखी थी, वहाँ पे एक लाइव, मतलब एक माइंस का उन्होंने नीचे बना रखा है एक प्लेटफॉर्म सा। हम लोग स्कूल की तरफ से ट्रिप पे गए थे बीएचयू के अंदर, उसमें एक पूरा दिखाया कि माइनिंग होती कैसे है। तो उन्होंने एक छोटा सा अंडरग्राउंड, जैसे जमीन है ये, उसके अंडरग्राउंड पूरे ट्रैक बनाया हुआ है। आप कभी देखना, बहुत अच्छा है वो भी। माइनिंग जो फैकल्टी वहाँ पे जो यहाँ पढ़ाती की है, कॉमर्स फैकल्टी बगल में बताया क्या आप? हाँ हाँ हाँ। कुछ भी कहो, बहुत बहुत ब्यूटीफुल सुंदर, सच्ची प्लेस है। मतलब आपको हर चीज़ देखने को मिल जाएगा। मतलब आप चलिए ठीक है, मतलब ये तो है कि हर कैंपस अच्छा होता है, आईआईटी की भी कैंपस और भी अच्छे होते हैं, पर बीएचयू का कैंपस एक तो काफ़ी बड़ा, काफ़ी डिपार्टमेंट, अरे एक्चुअली मल्टी कल्चरल डिपार्टमेंट है ना, हर तरह के लोग, डॉक्टर भी घूम रहे हैं, इंजीनियर भी घूम रहे हैं, बना रहा है ना। हाँ, अग्रीड 100%। और एक दूसरे के मतलब फैकल्टी में जाके हम देख सकते हैं, ये भी यहाँ पे अलाउ है। अच्छा। कि हम किसी भी फैकल्टी में जाके देख सकते हैं, बता सकते हैं कि हम इस फैकल्टी से हैं। तो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में आई थिंक ये अलाउ नहीं होता होगा, पर यहाँ पे ये अलाउ है कि आप जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई हो रही है, क्या हो रहा है। हम ही अपने फ्रेंड्स लोगों को, पेरेंट्स को, या फिर बाहर से कोई आता है तो बाकायदा क्लास भी देख के जाता है, बैठ के भी जाता है कि थोड़ा बैठ के करके देखते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं। हाँ, ये चीज़ है। ये जब कर मैं सकते पटना, हैं। अब जब मैं पटना गया था, एक्चुअली जानने के लिए गया था कि एक्चुअली प्रोसेस क्या होती है, पढ़ाई कैसी होती है। फर्स्ट डे था मेरा, पटना एडमिशन नहीं हुआ था ना, ऐसे गया था क्लास में जा करके बैठ गया था, ठीक है। टीचर है, कौन हो तुम, यानी निकलो, हमको भगा दिया गया वहाँ से, ठीक है। लेकिन वो चीज़ बीएचयू में नहीं है। बीएचयू में आप स्टूडेंट कहीं का भी हो, एक रेस्पेक्ट दी जाती है कि आओ, अगर आ रहे हो तो एक्सप्लोर करो, घूमो, चीज़ों को देखो। नहीं समझ में आ रहा, एक दिन क्लास भी कर सकते हैं, हम लोग में ऐसा है। वो नहीं भगाया जाएगा तुम स्टूडेंट हो, नहीं आईडी दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बीएचयू की चीज़ हमको सबसे बेस्ट लगी थी कि स्टूडेंट को लेकर के जो चीज़ें रिस्पेक्ट दी जाती है यहाँ पे, काफ़ी लेवल तक दी जाती है यहाँ पे। नहीं, ये तो है, इट हैज अर्नड इट्स रिस्पेक्ट। हर मैंने देखो आईआईटी भी खुल गया उसके अंदर, उसके अंदर लॉ भी बहुत फेमस है बीएचयू का। उसका लॉ भी फेमस है। लॉ भी बहुत फेमस है, करेक्ट। तो और अब तो बेसिकली मैं इन लोग से बेसिकली मेरा रिक्वेस्ट था कि बनारस के लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके घर में कहीं पेंटिंग लगनी है तो
कॉन्टैक्ट देम, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली किया हुआ इन लोगों के संग एक, और मुझे ये लगा कि तो स्टार्ट आपसे करते हैं। हाँ done। मतलब मेरे को तो ये लगा कि हम चाहते सब लोग घर में पेंटिंग लगाना, हैंड पेंटिंग, लेकिन कोई जानता नहीं बनाता कौन है। तो आज हमें एक लिंक मिला है आप लोग के थ्रू, तो बढ़िया है। और बताइए अपने बारे में, अपने दोनों के बारे में बताइए कि हाउ इज योर लाइफ। आप लोग जब कितना फ्रिक्वेंटली आप लोग ये बाहर ड्राइंग करते हैं, कितना फ्रिक्वेंटली इसको रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं आप लोग इंस्टाग्राम पे? जब फर्स्ट ईयर में थे ना तो हम छुपाते थे, कोई देख ना ले कि हम मतलब बेकार तो नहीं बना रहे। हाँ, मतलब कि हम लोग का काम कोई देख ना ले। अब लगता है ठीक है, देखिए 4 लोग देख रहे और मज़ा आ रहा है। हाँ, मतलब ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है। अब तो ऐसा है कि हम बेकार भी बनाएंगे तो भाई आर्ट है, हम कुछ भी बना सकते हैं। ये आर्टिस्ट के, ये तो आर्टिस्ट को एक फ्रीडम मिलती है कि भाई वो उसकी कला है, अब उसको उस पर्सपेक्टिव से आपने देख के बनाया है। मतलब सबसे अच्छी बात है कि आजकल लोग समझ रहे हैं यार। मतलब पहले ऐसा होता था कि आर्टिस्ट की वैल्यू कहाँ थी। अब तो कंपटीशन भी इतना हो गया और हर कोई चाहता है कि मतलब हैंडमेड चीज़ें हमें मिले। हम मतलब डिजिटली तो ठीक है, एक अलग चीज़ है, हम फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं, बट अगर उसे कोई पोर्ट्रेट के थ्रू बना के दे तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। आज एआई के ज़माने में आपको लगता है कि फ्यूचर में आर्ट रहेगा? हाँ। या नहीं रहेगा? किस तरह से आप लोग फील करते हैं इस बारे में? रहेगा, क्योंकि आज भी लोग मतलब आज भी लोगों के मन में वो एस्थेटिक चीज़ें और हाथ का बनाया हुआ लोग हाथ लोग की हैंडमेड बनाई हुई चीजें चाहिए चीज़ों होती की है वैल्यू ना। कम कैसे हो सकती है। नहीं, बात बिल्कुल सही है। हाँ, ये हो सकता है कि मतलब थोड़ी सी चीज़ें नीचे आ जाए, पर वो चीज़ मतलब वो जैसे खत्म तो नहीं होगी खत्म नहीं होगी और लेकिन उसकी मैंने जगह जहाँ भी नहीं तक ले feel सकते, किया है- ये उसका जगह नहीं लेकिन ले मैंने जहाँ पाएगा। तक फील किया है कि जितने चीज़ें डिजिटल होती चली जा रही है, आर्ट की वैल्यू और बढ़ती चली जा रही है। हमको जहाँ तक फील किया कि जितने लोग बोलते हैं कैमरा का ज़माना आ गया, लेकिन जितना कैमरा का ज़माना भले आ गया, लेकिन आर्ट का वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गया। ये चीज़ हम फील और किए हैं। किसी भी चीज़ को डिजिटली करने से पहले आप ड्रॉ करेंगे, आपको ड्रॉ करके भी तो देखना होगा ना कि हाँ, तभी तो हम मतलब बनाएंगे ना, ये भी तो है। ट्रू। तो तो आप लोग इलस्ट्रेशंस भी कर सकते हैं मतलब आईपैड वगैरह पे, लेकिन आप लोग का हाथ उसी पे चलता होगा। एक्चुअली बताया ना कि इलस्ट्रेशन के लिए अप्लाई डेट में हम लोग पेंटिंग्स है, तो पेंटिंग में हम लोग डिजिटली तो कभी ट्राई नहीं किए हैं नहीं किया। वो चीज़, तो हम लोग पूरा मैनुअली ही है। वो हाथ हाँ, क्योंकि देखो सारे डिपार्टमेंट अपने आप में अच्छे होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ब्रश से करना, खुद के हाथ से करना अट्रैक्टिव होता है। जैसे टेक्सटाइल है, उन लोगों को धागों से काम करना कितना अच्छा लगता होगा। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। करेक्ट। अच्छा, अब ये बताइए कि बनारस का सनराइज या सनसेट, आप लोग को, आपने दोनों जगह, आपने दोनों ड्रॉ किया होगा आपने मतलब अपना कहीं स्केच में, तो आपको क्या पसंद आता है यहाँ का? सनसेट तो नहीं बोल सकते हैं, सनराइज बोल सकते हैं, वो ज़्यादा सनराइज और beautiful है। नाइट। अच्छा, सनराइज जितना इम्पोर्टेंट सनराइज है, आई थिंक उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाइट है। नाइट है। क्योंकि घाटों के पास जब किनारे पानी में पैर डाल कर नाइट में बैठेंगे, जो लाइट्स होती हैं घाटों का एक पीस, और जो ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, वो सनराइज से भी ज़्यादा बेटर फील कराता है। करेक्ट है, बिल्कुल। और चीज़ हमने feel की है। और अगर पेंटिंग बनाना हो सनराइज या सनसेट की, तो मुझे लगता है कि कंपेयर नहीं कर सकते, पर सनराइज में जो कलर्स होते हैं वो उतारने में पेंटिंग में ज़्यादा मतलब मुझे ज़्यादा अच्छा मज़ा लगता आता है। होगा। नहीं, वेरी गुड। अभी आप ये बताइए, वेडिंग इंडस्ट्री में आर्ट को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? क्योंकि मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर हूँ, तो हाउ कैन वी इंटीग्रेट योर कला इन माय वेडिंग बिजनेस, मतलब इन वेडिंग पोर्टफोलियोज, या कैसे उसको एंटर कर सकते हैं वेडिंग्स में? जैसे आपने देखा होगा कि आजकल वो ट्रेंड में होता है कि फेरी लेते हुए या फिर स्टेज पे लोग कैप्चर करते हैं पेंटिंग बना के उस मोमेंट को। भले वो ट्रेंडिंग में, पर वो मुझे अट्रैक्टिव लगा। उस मोमेंट को कैप्चर करना पेंटिंग में काफ़ी अमेजिंग है। करेक्ट। और चाहे तो वो ऐसा भी कर सकते कि मतलब एज अ आर्टिस्ट हम मस्त गए शादी में, किसी को पोर्ट्रेट बनवाना हो, किसी को मस्त तुरंत कि यार अभी हमें अपना बट यहाँ वहाँ आधे घंटे का रूल होता है। वहाँ मैटर करेगा, आधे घंटे में बनाने वाला। क्योंकि वेडिंग में देखिए दिक्कत ये है कि वेडिंग वेडिंग में में जैसे 200 क्या गेस्ट होता हैं, है 250 ना, गेस्ट हैं। नहीं, वेडिंग में 2-3 चीज़ें होती है कि कितने लोग बुलवाते हैं कि लोगों को पोर्ट्रेट बनवाने के लिए, ठीक है, और कितने लोग का ये रहता है कि हम लोग का लाइव वेडिंग शूट करो, जैसे हम लोग फेरे ले रहे हैं तो सिर्फ उन लोग को, उसका ठीक moment है, capture तो ग्रूम करो। और जो दुल्हन होती है Bride और होती दूल्हा है, जो होते भी, हैं, हाँ। उन दोनों का ही बस शूट करना है, तो पेंटिंग बनाना। तो उसमें क्या होता है कि आप 5 घंटा 6 घंटा आराम से ले सकते हैं। उसमें क्या होता है कि बैकग्राउंड स्टेज करके, और जो चीज़ें आप लाइव देख रहे हैं फेरे लेते हुए मंडप में बैठे हुए, तो सिर्फ उन लोग को बनाना, ये उनको चीज़ें ज़्यादा कंपोज ट्रेंड करना में है। है। जैसे आप फोटोग्राफर हैं, यहाँ पे जैसे पता आप है कि किस तरीके फोटोग्राफर से को कंपोज बुलवाए हैं करते हैं। पेंटिंग, सेम पेंटिंग में होता है हाँ, कि हाँ। किस तरीके से कंपोज करके आप उसे मतलब हम तो पेंटिंग में कैप्चर कर रहे हैं, आप फोटोग्राफी से हाँ। कैप्चर करते हैं, बस वही बात है। और एक और चीज़, हमें ऑफर आया था इस चीज़ का कि
आप मतलब आइए हमारे यहाँ वेडिंग है और मतलब हमें आपको इतना पेमेंट करेंगे, जो भी पर्सन आएंगे आप उनका 15 से 20 मिनट में स्केच बना देना। उस टाइम नहीं था, बट मुझे लगता है कि वो सही आइडिया है ही नहीं। ऐसे तो फिर इतने लोगों की भीड़ हाँ, लगातार लगेगी। वो तो फिर वो बेस्ट है कि आपने क्लिक किया, फिल्टर लगा दो स्केच वाला और वो प्रिंट करके दे दो। दैट इज मच प्रैक्टिकल इन वेडिंग्स, क्योंकि वेडिंग में भीड़ बहुत है और वही बात है, आप काम कर रहे हो खुशी करने का। फ्री की पानी पूरी के ठेले पे हाँ, वो वही वाला हाल एक हो सुखा पूरी और देना है ना वाला हिसाब। यार एक पोटेट हमारा भी हो जाए। अब फिर क्या है, 2 लोग आएंगे तो एक हमारी भी कर दो, अच्छा मौसा इनको बुला लो, अच्छा फूफा इनको बुला लो, 5 बैठ गए। अब कैसे मना करो किसी को वो कोई तो आप। भाई एक तरीके से काम पे बैठा दिया है आपको, हाँ, इस तरीके का काम हाँ, होता है। तो जिसके वो आप नहीं अगेंस्ट है। हो वही हो जाएगा फिर आपके वही साथ। बात हाँ, हो गई है। तो करेक्ट। वो मुझे मस्त लगा था जो ट्रेंड में है, आई थिंक अभी भी ट्रेंड में है कि कपल जैसे फेरे ले रहा है या जयमाल ले रहा है तो उसकी जयमाला फोटो ले रहे हैं। उसकी आप ड्रॉ कर दोगे उसको। उसको आप मतलब ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा आपने ऑब्जर्व करेंगे, हो सकता है वो फ़ोन से भी कैप्चर करके हाँ। फिर उसको वहाँ सामने बैठ के हल्का सा फ़ोन से देख के भी, दोनों होता हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि वो लोग तो हिल रहे होते हैं ना, हाँ, वो correct, मोमेंट correct. तो हल्का सा एक सेकंड moment का है, होता है। true. तो फिर उसे बनाते हैं और वो मुझे चीज़ तो अच्छी मतलब लगी। ये कि जब दूल्हा दुल्हन घर जाएंगे उससे पहले उनके हाथ में एक पोर्ट्रेट हाँ, उनका हाँ, होगा, यही लॉजिक है। और वो उनके चेहरे की जो खुशी होगी, आप सोचिए कितना उसका अच्छा साइज ही होगा। बड़ा होता है। आई थिंक अगर ये ऑफर हमें मिलेगा तो मतलब हम जाना चाहेंगे, मतलब मैं ये Very कहना good, चाहती 100% है, हूँ। बहुत अच्छी आइडिया है, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। चलिए, बहुत 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 मज़ा आया। और मुझे एक चीज़ और समझनी है आपसे कि जब आपने इंस्टाग्राम पे अपना काम शुरू किया तो आपने ये तो नहीं सोचा होगा कि इतने ऑर्गेनिक फॉलोअर्स मिल जाएंगे। अब जब मिल गए हैं तो आपको क्या लगता है कि इसको हैंडल करना भी तो मुश्किल है, कि लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है। कि आप उसको अपने आर्ट आपका उसको चेंज करता है उस चीज़ को, कि आपका डिसीजन चेंज करता है कि नहीं यार आज तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, Actually, बहुत दिन से कुछ एक्टिविटी नहीं करी तो चलो आज ड्राइंग कर लें। उस चीज़ को हम लोग मैनेज करते हैं। जैसे कि ये मैसेज को हैंडल कर लेती हैं और बाकी चीज़ों को मैं हैंडल कर लेता हूँ। उससे क्या होता है कि मैसेज की जितने सारे रिप्लाईज देने होते हैं तो ये मुझे दे लगता देती है हैं। कि मैसेजेस का रिप्लाई देना ज़रूरी है, क्योंकि यार अगर उन्होंने हमें फॉलो किया है तो दे वांट टू नो हाँ। कि उनके जो डाउट है, उनका जो काम है। और पता है आपको, मतलब मुझे 2-2 घंटे लग जाते हैं कभी कभी रिप्लाई करते करते, इतने सारे मैसेजेस होते हैं, बट वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो हमें फॉलो क्यों कर रहे हैं फिर। हाँ, इंटरेक्शन नहीं होगा तो हाँ, फिर वो हाँ, भी हाँ। वो अनफॉलो वो जैसे तुरंत ही comments की होता reply है। देना है, और ये सब कुछ चीज़ों लोग को तो लेकर मतलब ऐसा भी नहीं है, रील भेजते हैं। मैं सोचती ये क्यों। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी मैसेजेस करते हैं, बट वो चीज़ इग्नोर करो। अधिकतर काम के मैसेजेस आते हैं कि कमीशन वर्क है या फिर जो भी है, और फिर लोगों ने इतना प्यार दिया, वही बहुत बड़ी बात है। आपने बनारस में, आप उस दिन जब मैं मिलने आया था आपसे पहली बार तो आपने बताया था आपने वहाँ पे वॉल आर्ट किया है। आप बताना चाहेंगे आपने कहाँ कहाँ वॉल आर्ट किया है? एक्चुअली हम लोग जैसे वॉल आर्ट की, जैसे अपने पूछ रहे हैं कि हम लोग बहुत सारे टाइप का पेंटिंग कर लेते हैं। जैसे कैनवास पेंटिंग हो गया, वाटर कलर हो गया, या ड्राइंग करते हैं जो हम लोग पेपर पे होता है ब्लैक एंड वाइट, और वॉल पेंटिंग। ठीक है, वॉल पेंटिंग में हम लोग 400 बार जो लंका पे, वहाँ पे भी किए हम लोग वॉल पेंटिंग। एक मिनट, वो बेस्ट एक्सपीरियंस था। उसके 2 रीज़न थे। एक तो मतलब कि वॉल काफ़ी सही था, बनारस घाट बनाना था जो हम लोग का पहला था, और जो मतलब वहाँ की जो सर्विस थी, वहाँ के जो भी मतलब ओनर थे, उन्होंने जिस तरीके से मतलब हम लोगों को फील कराया कि यू आर एन आर्टिस्ट, मतलब आपकी बात ही अलग है, आप जो भी बनाओगे बहुत अच्छा बनाओगे। उनका ट्रस्ट जो हमारे ऊपर था, वो चीज़ हमें मतलब अच्छी लगी कि हाँ, नहीं तो कोई नहीं होता है इधर, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है ये। नहीं 100% तो 100%। मतलब दैट वाज अ बेस्ट एक्सपीरियंस। और आर्टिस्ट को मतलब जब फ्रीडम दो ना, मुझे लगता है कि मतलब वो 400 बार लंका का बड़ा ब्रांच है, 400 बार हो गया, वहाँ की सर्विस अच्छी है, सभी लोगों को चाय पीने जाना चाहिए। 400 बार हो गया, ताज होटल हो गया, बनारस ताज में आपने बनाया हुआ है? ताज होटल में भी हम लोग काम किए थे, और एयरपोर्ट पे भी हम काम किए। और उसके बाद से बहुत सारी जगहों पे, पटना, बंगाल और बहुत सारी जगह पे वॉल पेंटिंग का काम हम लोग कर चुके हैं। तो लोग आपको अप्रोच कहाँ से करते हैं? इंस्टाग्राम के थ्रू? इंस्टाग्राम के थ्रू अधिकतर लोग हमें अप्रोच मतलब इंस्टाग्राम के थ्रू करते हैं। वाओ, दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट कौन सा वर्क कमीशन कर रहे हैं आप लोग? कोई ऐसा है आप लोग का प्रोजेक्ट? अभी तो एक प्रोजेक्ट मिला था हिमाचल प्रदेश में, 20 डेज का था वॉल पेंटिंग को लेकर के। बट एक्चुअली बात यह है कि हम लोग को अटेंडेंस का थोड़ा ज़्यादा मैटर हो गया है कि अटेंडेंस रेगुलर करना पड़ेगा। फैकल्टी सुन लो, इनकी बात सुन लो, छोड़ दो, अटेंडेंस मत इशू करो। नहीं, इस वर्ष से क्या होगा कि पोर्टल अपडेट हो गया है, ऑनलाइन शो हो रहा है अटेंडेंस हम लोग की साइट पे भी चुका। अब एब्सेंट भी नहीं कर पाते हैं, तो वो हम लोग को मिस कर दे रहे हैं अपॉर्चुनिटी। मैम को मना की कि मैम हम लोग इस बार नहीं आ पाएंगे, अगर फिर इन फ्यूचर कभी होता है तो
तो हम लोग नहीं जा पा रहे हाँ, हैं। correct। कभी कभी ये भी होता है कॉलेज की वजह से बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, नहीं जा पाते हैं। नहीं भाई, इतनी मेहनत लगी आने में तो छोड़ना तो हाँ, वही मतलब ना। तो ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, वक्त तो बाद में कॉलेज हो छोड़ने की जाएगा। बात नहीं कर रहे। नहीं मतलब जैसे कि- हुआ क्या हुआ, मतलब हाँ, वही। आप नहीं कर पाओगे बिकॉज कॉलेज छोड़ना पड़ जाएगा फालतू का फिर उसको। हाँ, थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, बट 2 लोग हैं ना तो शायद थोड़ा आसान हो जाता है। हाँ। नहीं है, बहुत बहुत मजा है आप लोगों से बात करके। इट वाज टू मच फन टॉकिंग टू यू गाइस। you। और मुझे जल्दी भी अब तो आपसे क्वेश्चन करना हाँ है। हाँ बताइए क्या क्वेश्चन है। Why us? मतलब और भी ऐसे हाँ लोग हाँ होंगे हाँ कि सी मेरे को, मैं 2 चीज़ बताता हूँ। मेरा इंट्रिगिंग पॉइंट ये था कि BHU की लाइफ मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की, कॉलेज लाइफ। हाँ। और द नियरेस्ट आई कैन एक्सपीरियंस इट विद अ स्टूडेंट हु इज़ एक्चुअली इन दैट फील्ड। और ना इंजीनियर्स उतना उस चीज़ को बता सकते हैं और ना ही कोई डॉक्टर बता सकता है, बिकॉज इन दोनों के पास टाइम नहीं होता कुछ और करने का। Correct। एक आर्टिस्ट ही होता है जो हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा होता है, देख के। आपने अच्छा बताया ना कि ये BHU में जो नाला है वो नाला लगता नहीं है, वो स्ट्रीम जा रही है, ये आप ही बता सकते हो। ये कोई इंजीनियर नहीं बताएगा, वो तो बोलेगा उसने सुट्टा पिया और फेंक दिया उस नाले में। तो बात ये है कि आर्टिस्ट का नज़रिया किसी चीज़ को देखना इज़ वे डिफरेंट देन कोई और जो देखता है उस चीज़ को। और मैं इस इंडस्ट्री में हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट की कदर करनी चाहिए। लोग अब करना शुरू किए हैं, पहले नहीं करते थे। तो अब धीमे धीमे जैसे बढ़ते जा रहा है, तो मुझे लगा कि जैसे मैंने डिस्कवर किया, मुझे वो फैसिनेटिंग लगा कि वही फाइन आर्ट्स के बंदे इतने फेमस और मुझे नहीं पता, तो वाई नॉट शो इट टू एवरीवन जो मेरे जान पहचान में है, जो मेरा सर्कल है, जो मेरी ऑडियंस है, जो बन रही है, जो ग्रो करेगी। तो मुझे लगा कि वाई नॉट, ये बहुत अच्छा चीज़ है। और प्लस जब आपने स्टोरी अपनी बताई कि आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेड एंड देन फाइन आर्ट्स, तो ये आपका डबल हो गया ना ग्रेजुएशन एक तरह से माना जाए। तो ये आपके रिलेशन में नहीं, बट आप जो बच्चे हैं, जो हो सकता है जिनको मन करता हो लेकिन वही सोचते हैं बहुत टाइम मैंने बहुत निकल time गया, तो मैं नहीं कर सकता। तो ये मुझे लगा इंस्पिरेशनल स्टोरी है। जैसे That is why you होता है guys। कि आर्टिस्ट की कोई एज नहीं होती है, मतलब वो कभी भी कर सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को देख लीजिए। हाँ करेक्ट। आपने बहुत बड़े आर्टिस्ट विश्वाल सर का नाम सुना होगा। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो जॉब कंप्लीट होने के बाद से विश्वाल स्टार्ट करते हैं। सर रेलवे में थे। आफ्टर रिटायरमेंट मतलब उन्होंने जो फोड़ा है अपनी पेंटिंग्स में, अच्छा, वो बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट है। हम तो उनसे सीखते उनका हैं कि क्या नाम उन्होंने है, पूरा नाम बताएंगे? विजय विश्वाल। विजय विश्वाल। और इंस्टाग्राम पे उनका है पूरा? हाँ हाँ। अरे वो वंडरफुल। बहुत मतलब वो अपने मतलब उनकी जो पेंटिंग्स आनी जाती है अधिकतर रेलवे ट्रैक, ट्रेन, जो चीज़ अपनी लाइफ जो में जी उन्होंने अपनी है। लाइफ में Wow, एक्सपीरियंस उन्होंने इसमें niche बना लिया कि मेरे को रेलवे से जुड़ करना है। बहुत अमेजिंग तरीके से उतारा है। तो बताइए, मतलब उन्होंने आफ्टर रिटायरमेंट अपना काम शुरू किया, तो ये तो यार मतलब हम तो फिर क्या है। नहीं, मेरा मानना था जब मैंने इस फील्ड में आया था तो मैं सोचा था अगर मेरा 2-3 साल अगर बर्बाद हो रहा है, अगर पूरी ज़िंदगी बनने के लिए, तो मैं 2 साल बर्बाद करने के लिए तैयार हूँ, अगर मेरा पूरा ज़िंदगी अगर बन रहा है तो। हाँ एक्चुअली मतलब क्योंकि इट इज़ वन थिंग जो आपको रिलेट करते जिंदगी भर, आपको ना खुशी देती है ये चीज़। मेरे को ये लगा कि आर्ट एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप अपने काम को एंजॉय करना सीखे तो काम नहीं होता फिर। तो लगता है यार टाइम मज़े कर रहे हैं, उसका पैसा भी मिल जा रहा है, चलिए और मज़ा कर लेते, यही होगा ना, और क्या होगा। सही तो है। मुझे लगा कि हाँ दैट इज़, आप जो बात कर रहे थे हम लोग कि इसीलिए मैंने आप लोग को बुलाया है, ताकि मुझे ये तो समझ में आया कि BHU की जो आप बता रहे हो लाइफ इतनी सुंदर है, तो कल को क्या पता कोई और बच्चा जो बाहर बैठा हो उसको आने की इच्छा हो तो ये पॉडकास्ट देख के ही उसका मन बन जाए। हाँ, आधों को ये भी नहीं पता होता कि फाइन आर्ट्स में 100 सीट्स हैं या इतना कॉम्पिटिटिवनेस है। अब मुझे लगता है जिसको अगर आर्ट के रिलेशन में अगर बहुत लोग होते हैं 9th-10th में, और नई जनरेशन तो खासकर, उनको लगता है कि वो सब कुछ अभी से करना चाहते हैं। तो अगर 9th-10th का बच्चा जो इंटरेस्ट ले रहा है, क्या पता वो अभी से कोचिंग शुरू कर दे और उसका भी मतलब जब फाइन आर्ट्स का एग्जाम देना होता है 12th के बाद, तो उसका क्लियरली हो जाए आराम से। तो ये मेरा लॉजिक था पूरा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग टू माय पॉडकास्ट। बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच टू यू। चलो मतलब थैंक हमें यू सो इस मच भाई। प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। नहीं बिल्कुल थैंक यू। थैंक यू सो मच।